डीएनए में आज विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो कि सिर्फ भारत में ही हो सकती है। यह खबर उस विवादित फतवे से जुड़ी हुई है जो भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किया गया है। यह फतवा कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम नूर उर रहमान बरकती ने जारी किया है। अब जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वहां की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने एक फतवा जारी किया जाता है और उसमें एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जो किसी भी नजरिए से गरिमा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है, दुनिया का कोई और देश ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी को 2014 में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया था, यानी 2014 में नरेंद्र मोदी 17 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की पहली पसंद थे और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने। ये भी एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी 132 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनके खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल करना एक तरह से सारे देशवासियों का अपमान है। अब सवाल यह है कि अमेरिका, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन जैसे देशों में किसी इमाम ने वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ अगर ऐसा कोई फतवा जारी किया होता तो क्या वहां भी ऐसा ही होता? क्या ये देश उसे बर्दाश्त कर लेते जैसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक इस इमाम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपके सामने साफ कर देना चाहता हूं। हम इमाम बरकती की बातों का समर्थन नहीं करते और ना ही उनकी देश को तोड़ने वाली मानसिकता से इत्तेफाक रखते हैं और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम डीएनए के दर्शकों को, जी न्यूज के दर्शकों को इमाम बरकती का वो बयान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम भी इमाम बरकती के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए हम ये जरूर चाहते हैं कि देश के लोग समाज को बांटने वाले ऐसे तत्वों को ठीक से पहचान लें और इनके एजेंडे का हिस्सा बनने से बचें। ऐसे तत्व चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, जनता को उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोलकाता में 7 जनवरी को नोटबंदी के विरोध में एक कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं जिनका नाम है इदरीस अली। कार्यक्रम में कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद नूर उर रहमान बरकती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। इमाम बरकती ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है और नरेंद्र मोदी का अपमान करने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस फतवे में यह भी बताया गया है कि यह अपमान किस अंदाज में कैसे किया जाना है और जो भी व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री का अपमान उस अंदाज में करेगा जैसा कि फतवा में बताया गया है, उसे 25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा खुलेआम की गई है। हमें लगता है कि इमाम बरकती की इन बातों को नेशनल टेलीविजन पर तो बिल्कुल महत्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम उनका बयान आपको नहीं सुनवा रहे हैं, क्योंकि बयान सुनने से उनकी पब्लिसिटी पाने की प्यास बुझ जाएगी, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जी न्यूज आपको तस्वीरें जरूर दिखाएगा और इस मुद्दे पर आपसे लगातार संवाद भी करता रहेगा। इन तस्वीरों में हैरान करने वाली बात यह है कि जब इमाम बरकती प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा दे रहे थे और फतवे के अंदाज में प्रधानमंत्री का अपमान करने की बात कह रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली खुश होकर तालियां बजा रहे थे। यानी इमाम बरकती ने जो आपत्तिजनक बातें कही, उनका समर्थन टीएमसी के नेता तालियां बजाकर कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या इमाम बरकती के विचार टीएमसी द्वारा अप्रूव्ड थे? सवाल यह भी है कि इमाम बरकती के खिलाफ अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? पश्चिम बंगाल में हालात इन दिनों बहुत खराब हैं। आपको याद होगा पिछले महीने जब हमने पश्चिम बंगाल के धुलागढ़ में हुए दंगों की खबर आपको दिखाई थी, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने और राज्य में हालात सुधारने की बजाय जी न्यूज की संवाददाता और जी न्यूज के संपादक के खिलाफ ही नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन वो कभी भी पश्चिम बंगाल के हालात पर आत्ममंथन नहीं करती। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के एक क्लब में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले कार्यक्रम को अभी हाल ही में रद्द कर दिया था। 7 जनवरी को कोलकाता क्लब में द सागा ऑफ बलूचिस्तान के शीर्षक के साथ एक कार्यक्रम होने वाला था और इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के लेखक
तारिक फतेह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह कार्यक्रम ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे वहां का माहौल बिगड़ सकता है। यानी पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के रवैये के खिलाफ कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन एक इमाम जब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और फतवा देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक तरह की सिलेक्टिव और एजेंडे वाली राजनीति है। आपको यह भी याद होगा, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जब एक फ्लाइट से वापस कोलकाता लौट रही थी और उनकी फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लैंड करने की परमिशन देने में थोड़ी देर हो गई थी, तब ममता बनर्जी ने संसद में आकर यह कहा था कि उन्हें उनकी हत्या करने की साजिश की गई है और उस विमान को इसलिए लैंड करने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ममता बनर्जी को मारने की एक साजिश थी। वैसे यहां पर आपको इमाम बरकती के बारे में भी कुछ बातें आज पता होनी चाहिए कि ये आखिर हैं कौन। इमाम बरकती को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नजदीकी माना जाता है। बरकती ने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार भी किया था। बरकती ने 2013 में दावा किया था कि उन्होंने जैसे ही ममता बनर्जी को फोन किया, ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को कोलकाता आने से रोक दिया था। इमाम बरकती बीजेपी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ भी फतवा जारी कर चुके हैं। इस फतवे में इमाम बरकती ने कहा था कि दिलीप घोष को पत्थर मार मार कर बंगाल से बाहर भगा देना चाहिए। इससे पहले 2011 में इमाम बरकती ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करवाई थी। उस कार्यक्रम में भी टीएमसी के मौजूदा सांसद इदरीस अली मौजूद थे। इन बातों से यह शक होता है कि इमाम बरकती को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शय मिली हुई है और उनके फतवे पश्चिम बंगाल के पावर बैंक से ही रिचार्ज हो रहे हैं। कोलकाता के इमाम बरकती का यह वीडियो बहुत आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस फतवे के बारे में अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया यानी किसी भी बड़े न्यूज चैनल या अखबार ने रिपोर्ट नहीं किया है। तमाम मीडिया इस फतवे के बारे में बिल्कुल चुप है और शायद जी न्यूज पहला चैनल होगा जो ये बात आप तक पहुंचा रहा है। और ममता बनर्जी अगर वाकई इस इमाम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं तो उनकी सरकार इस वीडियो को देख सकती है। ये वीडियो बहुत आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत है। हमें नहीं लगता कि कार्रवाई करने के लिए इससे बड़े सबूत की और कोई जरूरत हो सकती है। यानी पश्चिम बंगाल सरकार, वहां की पुलिस अगर चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो कार्रवाई होगी नहीं। खुद आप सोचकर देखिए कि अगर ऐसा किसी और देश में हुआ होता तो ना तो वहां की सरकार बर्दाश्त करती और ना ही वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की बात को बर्दाश्त करती, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या दुनिया का कोई भी दूसरा बड़ा देश हो जहां की अपनी चुनी हुई सरकार मौजूद है, जहां अपने सिस्टम्स हैं और जहां की अपनी पुलिस है।